ओके। तो अब तक हमने देखा था जॉन के लाइफ में जो ये बहुत सारी चीजें हो रही है। हमने देखा उसके जीवन में उसकी शारीरिक व्याधि जो उसको आई है, एड्स, HIV एड्स, वो कैसे हुआ, उसका रीजन क्या है। तो हमने देखा कि वो उसके सोल ग्रुप में ही वॉज द चोजन वन। ओके, ये एक्सपीरियंस लेने के लिए इस जीवन में उसको ही ये चुनौती लेने का उन्होंने तय किया है। तो इसीलिए ये चुनौती अपने बल पर ले रहा है, क्योंकि वो उसी का कंधा उन्होंने यूज किया है सारे सोल ग्रुप ने, ताकि वो चेंज ला सके, जो चेंज जरूरी है उस पैटर्न को ब्रेक कर सके। ओके। तो नेक्स्ट जो है, ऑथर बता रहा है कि ये जो सब कुछ हुआ है, कि उसने खुद को इलेक्ट किया इस एक्सपीरियंस को फील करने के लिए, राइट। अपने जीवन में ये चुनौतियां जो वो लेके आया है, उनकी योजना उसने सोल लेवल पे कर ली थी। ओके। जॉन को जो ये एड्स का अनुभव हुआ है, ये खुद ही चुना है। उसके साथ जो कि बाकी भी जो चुनौतियां उसने, चैलेंजेस जीवन में लाई थी, वो खुद ने ही चुनी है। उसके जो एंजल्स है, गाइड्स है, उनसे बात करते हुए ये तो स्पष्ट हुआ कि ये अनुभव जॉन के लिए जितने इम्पोर्टेंट थे, उसके सोल ग्रुप के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट थे। ये बहुत दर्दनाक हो सकता है, मतलब बहुत गहराई से, डीपली उसको हर्ट करेंगे, लेकिन उसी से उसमें परिवर्तन आएगा। यही उसका मेन रीजन था। ओके, इसीलिए उसने ये चुना है। तो जॉन के जो ये सत्र में, इस सेशन में जहाँ पे ग्लेना ने ये चैनलिंग किया था, उसमें ऑथर को ये फील हुआ कि जो भी मैं सुन रहा हूँ अभी इस एंजल इन गाइड्स के द्वारा, मैं समझता हूँ कि मैं खुद को भी इतना क्रेडिट नहीं देता हूँ जितना अच्छा मैं हूँ। क्योंकि मैं खुद को अंडर एस्टिमेट करता हूँ, या फिर खुद को उतना श्रेय देता ही नहीं जितना मैं अच्छा हूँ। एटलीस्ट आई नो माई पर्पस। मुझे मेरा पर्पस स्ट्रांगली पता है, बहुत सालों से मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। लेकिन इतने कितने सारे सोल्स ऐसे हैं जिनको उनका पर्पस ही नहीं पता, उन्होंने एक चुनौतियां क्यों लेके आए खुद के जीवन में। तो वो बता रहा है ऑथर कि अब मुझे ये सेंस है, आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस इनसाइड मी। ओके। और खुद को ज्यादा क्रेडिट देना भी कोई बुरी बात नहीं होती है, अच्छे कामों के लिए वो एक प्रोत्साहन होता है। ऐसा वो बता रहा है। आगे बताता है कि ये जो हुआ जॉन के साथ, एक्चुअली उसकी सोल को शेप करने के लिए, उसकी पर्सनालिटी को शेप करने के लिए, जैसे कोई टेलर कपड़ा लेके आता है और उसका एक सूट बना देता है, उसको एक शेप देता है। जब वो बिगनर होता है तब उसको शायद इतना अच्छा बनाना नहीं आ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे करके एक परफेक्ट सूट बनाएगा। उसी तरह से ये टेलर मेड सूट बन गया है अभी जॉन, जिसमें ये परफेक्टली फिट होता है, और उसे पता है कि ये उससे निखरेगा, अच्छा दिखेगा, सुंदर ही दिखेगा। तो सिमिलरली ये सारे जो सिचुएशंस है, इसको एक फिटेड, मतलब अच्छा फिटिंग वाला इम्प्रूव्ड सूट दे रहे हैं। ओके। ये सूट जब ऊपर वाला निकल जाएगा, उसके अंदर जो इंसान है या फिर वो एनर्जी है, जब वो इस पृथ्वी तल को छोड़ के चली जाएगी ना, ही विल द एनर्जी विल बी विद द ऑल गुडनेस एंड ऑल द गुड एक्सपीरियंसेस ही गेन्ड। ओके। तो वो इसी तरह से खुद के ट्रू सेल्फ को जान रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। तो आगे इसका आगे का नेक्स्ट बताया है कि स्टेसी वेल्स नामक एक मीडियम है, जो ग्लेना की तरह ही है। ओके। जो ग्लेना को एबिलिटी है चैनलिंग की, इसको थोड़ी डिफरेंट है। ग्लेना के द्वारा गाइड्स डायरेक्टली बात करते हैं, और ग्लेना कुछ याद नहीं रह सकती, वो रख सकती उस चीजों को। लेकिन स्टेसी को ना चित्र दिखते हैं, कॉन्वर्सेशन सुनाई देते हैं। ओके। जैसे मूवी देख रही है वो, और वो मूवी को सिर्फ इंटरप्रेट करती है, और उस तरह से वो चैनल करती है उन सारी चीजों को, वो सोल्स को देख सकती है, उस रिल्म में जाके वो देखती है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो इस समय पे वो पूरी जानकारी, मतलब जो भी वो बात कर रही है, उसको अवेयरनेस नहीं होता है जब वो चैनलिंग के मोड में होती है। तो इसको ये गिफ्ट मिला है, और ये रिमार्केबल गिफ्ट जो उसे मिला है, वो इस सेशंस में इस्तेमाल करने वाला है वो गिफ्ट। तो ऑथर बताता है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हर स्पिरिट गाइड्स, कि हमें उसने अलाउ किया
उस जो भी एक्सपीरियंसेस सोल वहां लेते हैं, जो बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं, जो कभी किसी को जानकार मतलब बताया नहीं जाता है, वो मुझे जानने का यहाँ पे अवसर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता है वो पहले, और स्टेसी को धन्यवाद करता है। और स्टेसी के द्वारा ये जॉन के जीवन में जो भी सिचुएशंस आए हैं उसको जानना चाहता है कि एग्जैक्टली क्या है, और आगे सोच रहा है कि ये लोग इसके जीवन में क्यों ऐसे इसी तरह से लाइक बिठाए गए या फिर लाए गए हैं, सिचुएटेड है ऐसे बोल सकते हैं। ओके। तो अभी स्टेसी देख रही है उसके प्री बर्थ कॉन्वर्सेशंस। अब वो देख रही है उसके जॉन की जो प्री बर्थ कॉन्वर्सेशन है उसके फादर के साथ और मॉम के साथ, मदर के साथ। ओके। और वो बोल रही है कि सोल लेवल पे दे हैव ग्रेट लव। वो जो इंडिविजुअल सोल एनर्जीज उसको दिखाई दे रही है, वो समझ रही है कि एक जॉन है, उसे पता है ये जॉन है और इसके फादर है। दे लव ईच अदर सो मच। दे लुक टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बट दे आर वन। ऐसे वो उसको देख रही है। तो वो बताती है कि ये जो डिसीजन है शायद फादर उस पर बहुत, एज अ सोल फैमिली उसके उसको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इस जीवन में जब वो फादर बन के आ रहा है, एनर्जी वो सोल जॉन का, तब उसको एक्सपीरियंस करवाना है, उसको शेम देना है क्योंकि वो होमोसेक्सुअल है। उसको वो शेम देना है, इसलिए वो रेडी हो गया क्योंकि वो जॉन से बहुत प्यार करता है एट सोल लेवल। तो वो जब कॉन्वर्सेशंस हो रहा है ना, वो एकदम सेम कॉन्वर्सेशन इसको वो यहाँ पे लाइक रिपीट करिए। अभी जॉन्स फादर वो बोल रहे हैं, आई विल नॉट शेम यू। जॉन्स फादर बोल रहा है कि मैं तुम्हें कभी भी ऐसा फील नहीं करवाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू डू दिस। लेकिन जॉन उसको प्रति उत्तर कर रहा है, आई नीड, जॉन सेज आई नीड टू एक्सपीरियंस दिस। मुझे ये शेमिंग वर्ड्स चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस करना है। जॉन सेज आई नीड टू हियर यू से दिस टू हेल्प मी फाइंड माई सेल्फ। मुझे खुद को ढूंढना है, इसीलिए आपको ये मेरे लिए करना पड़ेगा। एज अ फादर, मेरे फादर बन के आपको ये करना पड़ेगा। जॉन बोल रहा है कि द शेम विल स्ट्रेंथन माई विल एंड गिव मी द करेज आई नीड टू फेस माई डेस्टिनी। अगर आप मेरे मुझे ये शेमफुल वर्ड्स नहीं बोलोगे तो मैं कैसे बढ़ूंगा। यही तो मेरा एनकरेजमेंट है, ताकि मैं अपने डेस्टिनी तक पहुंच पाऊं और सीख पाऊं मेरी एक्सपीरियंसेस से। अब इसके बाद जॉन्स फादर बोल रहे हैं कि ओके, आई अग्री विथ यू एंड आई लव यू सो मच। ओके। अब स्टेसी बोल रही है, आई कैन सी उस जॉन के फादर के नेक्स्ट जॉन की मॉम बैठी है, मतलब उस एनर्जी को देख रहा है, दोनों साथ में है। वी अग्री टू डू दिस टुगेदर एज योर पेरेंट्स। अब जॉन की मॉम बोल रही है कि आई अग्री टू लव यू एंड केयर फॉर यू एंड चेरिश यू थ्रू आउट माई लाइफ। जितने समय मैं उस प्लैनेट अर्थ पे हूँ, तुम्हारी मॉम बन के मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, तुमको अच्छे से तुम्हारा ख्याल करूंगी, और तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगी। ओके। प्रेम के साथ। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, वो आगे बताती है, मॉम बताती है, देर इज अ पॉसिबिलिटी आई मे पुश यू अवे। ऐसे हो सकता है कोई क्षण में कि मैं तुम्हें दूर ढकल दूं, मैं मुझसे दूर कर दूं। ओके। बट इट विल बी रियली रियली डिफिकल्ट फॉर मी। However, I will accept this challenge for you. ऐसा उस मॉम की एनर्जी ने, सोल ने बताया एट सोल लेवल कि मैं ये करूंगी, तुम्हारे लिए करूंगी। तो आगे ऑथर बताते हैं इस कॉन्वर्सेशन से क्या सीख रहे हैं हम लोग। प्रीवियस लाइफ टाइम्स में ये जो सोल फैमिली है ये पूरी, वो एक्चुअली इमोशनली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। ओके। बहुत इंटरडिपेंडेंट थे ये, इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो जॉन ने ऐसे चार जीवन एक रो में, एक सलग सीक्वेंस में बहुत हालांकि की जीवन में जिए हैं, पुअर लाइफ जिया है। एक जीवन तो इसने थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो होता है ना, जहाँ पे लाइक कुपोषण है, बहुत ज्यादा खाना नहीं मिलता है, एजुकेशन नहीं मिलता है, अच्छा, इस ऐसे एक कंट्री में उसने गुजारा है, ताकि वो उस इसको एक्सपीरियंस कर पाए, जो फाइनेंशियली इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं लोग। तो उसमें वो नहीं है, और उसको वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहां नहीं मिलने वाला था, जो इस जीवन में होमोसेक्सुअल बन के इस यूएस जैसे कंट्री में मिलेगा, जो उसको एक्सपीरियंस करने हैं। तो साइकोलॉजिकली
उसे खुद की फिजिकल लाइक उसकी पर्सनालिटी को भी चेंज करना था, इमोशनल एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी उसको गेन करना था इस एक्सपीरियंस के थ्रू। स्टेसी अब डिस्क्राइब कर रही है। हाँ, स्टेसी अब डिस्क्राइब कर रही है कि क्लासिक ये जो हो रहा है ना जॉन के साथ, इट्स कॉल्ड क्लासिक लर्निंग थ्रू ऑपोजिट लाइफ प्लान। ओके, ऐसे जो भी प्लान्स होते हैं, सोल प्लान्स जो बना रहा है, ऐसे जो भी प्लान्स होते हैं, उसमें इंडिविजुअल चूज करता है अपना जीवन एक्सपीरियंस, जीवन का जो भी अनुभव है, जहाँ पे वो चीजों को नहीं पा सकता है। जैसे समझ लीजिए किसी को बहुत सारा धन चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन वो पर्सन ना पुअर कंडीशन में जन्मेगा, ताकि वो उस एक्सपीरियंस से सीख पाए। हाँ, और उससे उसके ऑपोजिट सिचुएशन को जी के उसको अप्रिशिएट कर पाए जो उसके पास नहीं है। थोड़ा सा भी धन उसके पास आ जाए तो कितना हैप्पी हो जाएगा, अप्रिशिएट करेगा उसको कि मुझे मिल गया, धन मिल गया और मैं इसके साथ बहुत अच्छे से जी सकता हूँ। वो प्लान करेगा इस धन के साथ मैं करूँ क्या, राइट। सिमिलरली जब किसी के पास जीवन उसको अच्छे से जीना होता है, हेल्दी जीवन, अगर उस पर्सन को कुछ बीमारी हो जाए, उसको जीवन बहुत ही कम मिलने वाला है उस लाइफ टाइम में, तो वो पर्सन जीने के लिए कितना प्रयत्न करेगा, राइट। तो इसे बोलते हैं लर्न थ्रू ऑपोजिट सिचुएशंस। ओके, तो इसे बोलते हैं क्लासिक प्लान ऑफ लर्निंग थ्रू ऑपोजिट लाइफ प्लान। ओके, तो यही जॉन ने खुद के लिए प्लान किया है। जॉन ने प्लान किया है, मैं जो कंपैशन खुद के लिए और दूसरों के लिए सीखना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे इन सारे डिफिकल्ट सिचुएशन से जाना पड़ेगा, ताकि मैं वो लैक कर पाऊं, मुझ में वो नहीं है ऐसा फील कर पाऊं, और जब मुझे देने का समय आएगा तब मैं वो भर भर के दे पाऊं। ओके, इसीलिए तो जॉन ने इस तरह से प्लान किया है। उसने एक ऐसा एरा विटनेस किया है, एरा मतलब ऐसा फेज था यूएस का, वो फेज ऐसा था जहां पे अवेयरनेस की कमी थी, लोगों में अवेयरनेस की कमी थी, वहां पे लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे, उनका कॉन्शियसनेस स्पेशली बढ़ाने के लिए उस समय पे जॉन का जन्म हुआ है। प्लस सेक्सुअलिटी के बारे में उस समय पे यूएस में जो भी क्या बोलते हैं, लाइक अफवाह बोल सकते हैं या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैल रही थी उस फेज में, उस एरा में, उसको भी तोड़ने की जरूरत थी। वो शेमफुल सिचुएशन नहीं है, उसको ये बताने की भी जरूरत थी, इसीलिए जॉन का उस एरा में जन्म हुआ, उस जगह पे जन्म हुआ जिस स्टेट में वो रहता था। अगेन, अकॉर्डिंग टू हिज हिस्ट्री, हिज पास्ट लाइफ, उसने ना सेल्फ कंट्रोल इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स प्लस सेल्फ डिसिप्लिन, ये दोनों सीखे नहीं थे। ओके, जैसे इस जीवन में जॉन को एड्स कैसे हुआ, उसे पता था कि ये रिस्की है बिहेवियर, जिस पर्सन को वो जानता है ही इज ऑलरेडी हैविंग सम हेल्थ डिसीजेस, उसके साथ संबंध नहीं रखने चाहिए, लेकिन उसने वो रिस्की डिसीजन लिया क्योंकि उसके पास सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल नहीं था। ओके, और ये उसे डिसीज हो गया। ओके, तो उसको ना ये भी सीखना था, इसीलिए ये डिसीज हुआ है। इस डिसीज के बाद उसने सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन गेन किया। अब स्टेसी बोल रही है कि मुझे और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो डिफरेंट है। मुझे लगता है ये जॉन, स्टेसी बता रही है, मुझे लगता है ये जॉन की पास्ट स्कूल टीचर है, स्कूल की टीचर है, जब वो स्कूल में था। वो खुद को आर्टिस्टिक बताती है, शी आइडेंटिफाइज हर सेल्फ एज आर्टिस्टिक। जो ये लेडी है जो इसकी एक टीचर बन के आई है इस जन्म में, एक्चुअली वो खुद ही खुद के जर्नी से पर्सनल ग्रोथ करने के लिए वो जीवन इस लाइफ टाइम में आई है। वो जॉन को पहले से ही जानती है, बहुत पुराने जन्म से वो जानती है, ऐसे बता रहे हैं। जैसे थर्ड एंड फोर्थ सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं ना, तब से वो जानती है इसको। तो उन जीवन कालों के बारे में भी यहाँ पे स्टेसी को समझ में आ रहा है। तो वो स्कूल टीचर उस जन्म से ही उसके साथ है। अब वो स्कूल टीचर बन के आई है क्योंकि उसके खुद के कुछ
ऐसे उसकी खुद के जीवन के ऐसे कुछ चीजें हैं उसे सीखनी है पर्सनल ग्रोथ के लिए। और खुद के पर्सनल इन्फ्लुएंस जो खुद में, वो फेमिनाइन बॉडी में जन्मी है लेकिन उसमें मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा है। और उस कॉन्फ्लिक्ट में जो खुद सीख रही थी, उस कॉन्फ्लिक्ट में ये जॉन को बहुत खराब बातें बताती थी, शेमफुल वर्ड्स उसको देती थी ताकि वो हर्ट हो सके। ये एग्रीमेंट उन्होंने किया है क्योंकि इससे खुद का भी पर्सनल ग्रोथ होने वाला है और जॉन का भी ग्रोथ होने वाला है। तो शी वॉज अ परफेक्ट पर्सन और मे बी सोल टू वर्क लाइक दिस, तो इसलिए वो एक टीचर बन के इसके जीवन में आई है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो इस जो पैराग्राफ का कंक्लूजन ऑथर बताता है कि सोल ना बैलेंस भी यहाँ पे सीखने आते हैं। वो सारे एक्सपीरियंसेस तो करने आते ही है जो उनको सीखना है जो पहले नहीं सीखा था, और ऑल्सो सम सोशल वर्क एज वेल, बट they also here to learn to balance their own energies। जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का इम्बैलेंस था बहुत पहले से उस टीचर में, वो भी बैलेंस करने के लिए जन्म लेना पड़ता है ना। तो हमें क्या सीख रहे हैं हम लोग, ये चैप्टर से क्या सीख रहे हैं हम लोग? हमको सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, अनकंडीशनल लव, ट्रस्ट, फिर एनर्जी बैलेंसिंग, ये सब कुछ करना इसी जीवन में है अगर बार बार जीवन नहीं जीना है तो। ओके, तो ये पैराग्राफ से हमने सीखा। उसके बाद आफ्टर दिस ऑथर क्वेश्चन पूछता है कि ओके, आई वंडर्ड हु एल्स, मतलब इसके अलावा भी और कौन लोग थे जो इसको ऐसा शेमफुल चीजें बोलते थे। मे बी कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है जो उसको हर्ट कर रहा है। तो अब स्टेसी थोड़ा आगे जाके देख रही है कि कुछ लोग हैं वहां पे। वो एक मैन को देखती है, मैन के रूप में वो सोल को देखती है और जॉन को देखती है, और जॉन और उस मैन में बातें हो रही है। ओके, वो मैन बताता है कि मुझे नहीं करना है ये चीज, मुझे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, मुझे पसंद नहीं है तुमसे बुरा व्यवहार करना। जॉन बोल रहा है तुम, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा और तुम्हें ऐसी बातें बोलनी पड़ेगी मुझको ताकि तुम मुझे हर्ट कर पाओ। और जो जो हर्टिंग एटीट्यूड है, ये जो बिहेवियर तुम्हारा, वो मुझे मोटिवेट करे सीखने के लिए। तो जॉन बोल रहा है कि मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और तुम मुझे नहीं बोल सकते हो, लेकिन हमें ये करना है। जॉन बताता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूंगा। वो बताता है मैं तुम्हें इसी जीवन में मेरी मृत्यु से पहले तुम्हें फॉरगिव कर दूंगा, ताकि हमें ये साइकिल फिर से यही कार्मिक बॉन्डेजेस बना के फिर से तुम्हें मेरे साथ जीवन में रोमांटिक पार्टनर बन के आने की जरूरत नहीं ना हो। ओके, इसीलिए मैं तुम्हें यही रिलीज कर दूंगा, मैं तुम्हें यहीं पे क्षमा कर दूंगा। तुम मुझे बोलो, तुम्हें तुम्हें जो बोलना है, तुम्हारा काम है वो करो। आई विल फॉरगिव यू एंड आई विल लेट यू फ्री। कोई न्यू कर्मा नहीं बनेगा। इतनी बड़ी चीज है, देखिए मास्टर्स, सोल प्लान बनाते हुए अगर हम इस जीवन में किसी के साथ अच्छे बुरे संबंध में हैं, कोई भी हो सकता है, हमारा मित्र है, हमारे पेरेंट्स है, हमारे भाई बहन है, हमारे स्पाउस है ना, कोई भी हो सकता है। अगर हम उनको फॉरगिव करें तो उनके साथ जो भी कार्मिक बंधन है यहीं पे इसी जन्म में ब्रेक हो जाएगा, एंड यू विल लेट देम गो फ्री, और खुद भी फ्री हो जाओगे। फिर से उनके साथ वो बुरे संबंध से नहीं जीवन जीना है, कोई भी जीवन नहीं उनके साथ आएगा उस बुरे संबंध के साथ। अगर फिर से जन्म लेना ही है उनके साथ तो कुछ डिफरेंट सीखने के लिए, उसमें बुरा ही हो ऐसा नहीं होगा। सो ये कितना इम्पोर्टेंट था ये बताना जॉन का, जो उस सोल लेवल पे बता रहे हैं स्टेसी को कि आई विल लव यू सो मच दैट आई विल फॉरगिव यू, आई विल नॉट कैरी इट इन माई हार्ट व्हेन आई पास आउट ऑफ दिस लाइफ टाइम, आई विल नॉट ब्लेम यू, देयर विल नॉट बी न्यू कर्मा मेड जो हमें फिर से जन्म लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो फॉरगिवनेस इज द की। ओके, तो मैन बोल रहा है ओके, तुमने ये बताया है, मुझे समझ रहा है ये बहुत चाइल्डिश एटीट्यूड होगा मेरा इस जन्म में, लेकिन मैं ये करूंगा क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। लेकिन मेरी एक शर्त है, वी स्टिल हैव टू एक्सपीरियंस लव। ओके, तो इसी एग्रीमेंट पे वो उसका रोमांटिक पार्टनर बना और उसी ने उसको हर्ट सबसे ज्यादा किया।
They still experienced love, but they experience the hate as well, and they forgive each other. ये तीनों स्टेप्स हुए, ये जॉन ने कंफर्म किया उसके बाद। अब स्टेसी बोल रही है कि मुझे और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अब वो पर्सन चला गया है और बाकी सोल्स दिखाई दे रहे हैं जो ह्यूमन के रूप में है, और उनका डिफरेंट ग्रुप है, जो जॉन से रिलेटेड नहीं है ये ग्रुप। फिर भी जॉन ने उस पर्सन को अप्रोच किया, उस मैन को पूछा कि मुझे ये एड्स बीमारी चाहिए, HIV एड्स, मदद करोगे क्या? तो वो सोल जाता है उसके फ्रेंड, उसके सोल ग्रुप के पास। ओके, वो मैन जा रहा है उसके सोल ग्रुप के पास। ये स्टेसी, शी कैन सी इट लाइक अ मूवी। ओके, तो मैन बोल रहा है वो कि, वो डिफरेंट मैन बोल रहा है जाके सोल ग्रुप को कि ऐसा ऐसा पर्सन आया है और हमें बता रहा है कि इसको एड्स, जैसे हम लोग बीमार होने वाले, इसको वैसे ही बीमार होना है इस लाइफ टाइम में, क्या हम इसको मदद कर सकते हैं? ताकि, उसका कहना है कि इस इलनेस से उसे उस सोल ग्रुप को उस पैटर्न से ब्रेक करवाना है। और हमारा गोल है कि जो अभी पृथ्वी पे है ना इंटॉलरेंस, उसको भी चेंज करना है, और अनकंडीशनल लव को हमको सबको सिखाना है। तो शायद हम दोनों की गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं। सो शुड वी अग्री विथ हिज एग्रीमेंट? तो सोल ग्रुप ने ओके बोल दिया उसके। तो मैन कम्स बैक टू जॉन। मैन बोल रहा है कि देर इज एन इशू लार्जर देन एनी पर्सनल बेनिफिट। ओके, ये जो हो रहा है ना, ये इशू पर्सनल नहीं है, ये बड़े पैमाने पे हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट द डिसीज, इट्स अबाउट द फीलिंग्स। हमारा काम है, ये जो हो रहा है ना इस सृष्टि में बदलाव, जो नेगेटिविटी पे जा रहा है, जो इंटॉलरेंस में है, उसका एक्चुअली डीप लेसन देना है सबको। टॉलरेंस होना मतलब पेशेंट होना, एक्सेप्टेंस में रहना, इसका हमें देना है, ये हमारा पर्पस है। तो इस चक्कर में अगर तुम्हें भी कुछ ऐसा फेस करना पड़े तो तुम रेडी हो ग्रो करने के लिए? तो जॉन अग्रीड। जॉन बोल रहा है मैं रेडी हूँ। ओके, क्योंकि मुझे भी यही करना है, लेकिन मेरे सोल ग्रुप के लिए। बट आई एम रेडी टू वर्क विथ यू, टू वर्क फॉर दिस ह्यूमैनिटी, जो मेरा यूनिवर्सल वर्क होगा। तो दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, और जॉन को इस तरह से उस सोल ग्रुप ने मदद की उस डिसीज से कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी मास्टर्स, देखिए ये रियल हुई है। जो जॉन है वो रियल पर्सन था जिसको ये सब हुआ है, स्टेसी ने ये चैनल किया है। सो जॉन के सोल ग्रुप ने तो उसको मदद करना शुरू ही कर दिया था, बट विद दैट दैट अदर ग्रुप इज आल्सो हेल्पिंग जॉन टू सर्व फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी को मदद करने के लिए, इंटॉलरेंस को मिटाने के लिए, अनकंडीशनल लव को जिताने के लिए, वो जजमेंट जो हो रहा है ना उसको मिटाने के लिए, एक्सेप्टेंस में बदलने के लिए, ये एड्स की बीमारी आई थी उस फेज में बहुत ज्यादा। ओके, आगे क्वेश्चन है ऑथर का, उसके आगे, what about individual who had developed AIDS without a pre-birth planning? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, प्री बर्थ प्लानिंग तो हमने सुना अब तक कि प्री बर्थ प्लानिंग में हमने ये डिसीज प्लान किया हो सकता है, बट कोई ऐसा भी सोल हो सकता है जिसकी प्लान में नहीं था ये, फिर कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? तो स्टेसी बता रही है ऐसा हो सकता है। आई हैड अ फ्रेंड हु डाइड ऑफ एड्स। ऐसा हुआ, जो मर गया वो, ओके, एड्स की वजह से, क्योंकि उसका ओरिजिनल जो लाइफ प्लान था उसमें वो खुश नहीं था। तो उसने बोला, मतलब ये उसने, when he was in that body, he decided to change his pre-birth plan. Stacy said yes. उसका जो प्लान था उसने इस जीवन में आने के बाद चेंज किया, ऐसा बता रहे हैं। तो मतलब ये सिर्फ सोल लेवल पे नहीं होता है, ये पर्सनालिटी लेवल पे होता है। स्टेसी बोल रही है नहीं, ये सोल लेवल पे ही होता है। जब आप रात को सो जाते हो, आपका सोल आपके शरीर से बाहर आ जाता है। अगर आपका कंडीशन ऐसा है कि आपको जीने की इच्छा नहीं है, या फिर कुछ और आपके मन में है जो आप करना चाहते हो, अगर आपकी मृत्यु के बाद ही वो सफल हो सकता है, ऐसा कुछ है, तो आप जब बाहर आते हो तब आप सोल लेवल में जो होते हो, तब आप उन ग्रुप्स के साथ एग्रीमेंट कर सकते हो। ओके, इवन आफ्टर योर प्री बर्थ प्लान इज ऑलरेडी देयर। तो ये ऐसा हुआ है इस फ्रेंड के साथ। उसने जीवन में आने के बाद अपने सोल प्लान में थोड़े एडजस्टमेंट कर लिए, मॉडिफिकेशन कर लिए, और उसने समझा कि जब मैं इल हो जाऊंगा, जो मुझे पहले प्लान लव नहीं मिल रहा था मेरे बर्थ में, जो अकॉर्डिंग टू माय बर्थ प्लान,
जो मुझे लव मिलना था या फिर जो भी कठिनाइयां होने वाली थी वो मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। ओके, अब मुझे ये कुछ चेंज करना पड़ेगा ताकि अटेंशन में पा सकूं, लव पा सकूं और आराम से इस जीवन को छोड़ सकूं। तो इसीलिए इसने प्लान किया उस सैडनेस, गिल्ट और फॉरगिवनेस, लैक ऑफ फॉरगिवनेस को मिटाने के लिए। एड्स ऐसा एक तरीका है, एक पावरफुल तरीका, एक बड़ी बीमारी है ना, छोटी बीमारी से थोड़ी जा रहा है वो, बहुत बड़ी बीमारी से मरने वाला था। तो बड़ी बीमारी को उसने पिक किया व्हेन ही वाज इन द बॉडी। उसने प्लान चेंज कर दिया ताकि वो उस लव को फील कर पाए मृत्यु से पहले। और वो बता रहे हैं कि ऑथर बता रहा है कि क्या सोल भी इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसे पर्सनालिटी को। तो बोल रहे कि पर्सनालिटी एक्चुअली उसने ऐसी बना ली थी कि वो सोल, जो भी वो एग्रीमेंट होगा ना, वो इजीली वो अडेप्ट कर पाए। इट वॉज अमेजिंग राइट मास्टर्स की कुछ भी चेंज हो सकता है। आप जिसे डेस्टिनी बोल रहे हो, प्री बर्थ प्लान बोल रहे हो, यू कैन ऑल्सो चेंज दैट। यू हैव टू बी माइंडफुल। देखिए क्यों जीवन मिला है। अगर आपके पर्पस को आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, आप गिल्ट में हो, सैडनेस में हो, एंगर में हो, समझ ही नहीं पा रहे हो कि प्यार क्या होता है, इन दैट केस आपको डिप्रेशन, जो भी किसी को भी डिप्रेशन जो होता है ना, उस समय पे उनको जीवन की कीमत ही नहीं समझ में आती। उनको लगता है मुझे मृत्यु ही सबसे अच्छा है। तो ये जो भावना आती है, इसका राइट वे है छोड़ के जाना शरीर को इस किसी बीमारी की वजह से, नेचुरल डेथ की वजह से। अगर किसी ने आत्महत्या कर ली ना, तो उसको छुटकारा कभी नहीं मिलता है। उसकी आत्मा यही भटकती रहती है। अगर यहाँ भटकेगी वो, तो कब उसको नया जीवन मिलेगा, कब उसको नई शुरुआत करने की मिलेगी। तो कभी भी किसी न किसी को भी आप जानते हो, कोई भी डिप्रेस्ड है, उससे बात करो, उसको बताइए स्पिरिचुअल मीनिंग की। अगर आत्महत्या से किसी की मृत्यु होती है, मुक्ति नहीं मिलती है। इट्स बेटर यू चूज फॉर अ नेचुरल डेथ। ओके, आगे चलते हैं। आगे कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू हो रहा है स्टेसी एंड ऑथर में। तो वो बोल रहा है कि सोल का कंट्रोल, हाउ वुड द सोल कंट्रोल दैट, म्हणजे मतलब फिजिकल बॉडी में है लेकिन सोल लेवल पे जाके वो एग्रीमेंट कर रहा है, प्री बर्थ प्लानिंग को चेंज कर रहा है। वो सोल कैसे कंट्रोल कर सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो उसने वही बताया है कि आपके स्लीप में, नाइट टाइम में जब आप सोल लेवल पे होते हैं, तब आप ये डिसीजंस लेते हो। ओके, आगे का क्वेश्चन है ऑथर का। इन अदर वर्ड्स पर्सनालिटी गोज इनटू लाइट बॉडी। अब ये जो टर्म है लाइट बॉडी, उसको हम समझते हैं। हमारा जो ऊपर वाला जो बॉडी है, इसे हम स्थूल शरीर बोलते हैं। और जब स्थूल शरीर से वो एनर्जी सोल के रूप में बाहर आ जाती है, उसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, जिसमें प्रकाश होता है, ऊर्जा होती है। उसे हम लाइट बॉडी की तरह संबोधते हैं, उसे बताते हैं। ओके, जब वो लाइट बॉडी बाहर आ जाती है रात को, तब वो सोल से मीट करती है। ओके, तो उसी तरह से वो अवेकन स्टेट में आके उसने कॉन्ट्रैक्ट किया एड्स को, ऐसा हुआ। तो स्टेसी बोल रही है हाँ, जैसे तुम बोल रहे हो सेम सेम वे से हो गया। उसने पहले एग्रीमेंट कर लिया और उठने के बाद वो उसने एड्स बीमारी अपने शरीर के लिए प्लान की, कर दिया वो, राइट। तो ऑथर आगे पूछ रहा है, तो बियॉन्ड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड विद जॉन, व्हाट आर द मेन रीजंस व्हाई सोल प्लान टू एक्सपीरियंस अ मेजर इलनेस इन अ लाइफ टाइम। अब इस बार स्टेसी के गाइड उसके थ्रू बात कर रहे हैं। अब तक स्टेसी पिक्चर्स को देख के, उस चलचित्र को देख के सारी चीजें बता रही थी। अब उस मीडियम डायरेक्टली गाइड आके यहाँ पे आंसर कर रहा है थ्रू स्टेसी। गाइड बताते हैं देर आर मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस से ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां, ये सारे जो भी होते हैं लोग, मतलब सोल्स जीवन में लेके आते हैं। ओके, बहुत सारी बीमारियां हैं ऐसी, सॉरी बहुत सारे रीजंस है। ओके, तो ये सारे जो रीजंस होते हैं जो लेके आते हैं, वन सेकेंड, कहाँ गया वो आंसर, आई एम सॉरी मास्टर। ओके हाँ, फर्स्ट आंसर है सेल्फलेसनेस, ओके, एंड सेल्फिशनेस। इन दो मेन रीजंस की वजह से लोग ऐसे चीजें लेके आते हैं। एक बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है और एक बहुत ज्यादा सेल्फलेस होता है, ताकि वो बिल्कुल केयर ही नहीं करता है बॉडी का। वहां पे वो इम्बैलेंस होता है, इसलिए वो होता है। आगे स्टेसी के गाइड बता रहे हैं कि यू हैव टू केयर एवरीबडी विथ लव, अनकंडीशनल लव।
ओके, ये मैसेज मेरे उन सारे लोगों के लिए है जो अभी ऐसी कोई भी बड़ी बीमारी के साथ गुजर रहा है। आपको ये याद रखना जरूरी है कि लव इज द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। अनकंडीशनल लव जितना बॉडी के लिए हीलिंग देता है उतना ही माइंड के लिए भी हीलिंग देता है, और उसके थ्रू आप ज्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हो, आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है। जो भी रीडर्स अभी बर्डन में है कि मैं इन सारी तकलीफों से जा रहा हूँ, तो आप खुद का केयर करना शुरू कीजिए। स्टेपिंग स्टोन इज टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, लव योर सेल्फ, लव एवरीबडी, रिस्पेक्ट एवरीबडी। ऐसे करते करते आप उस लैडर में ऊपर चलते जा रहे हो। ओके, लैडर के ऊपर ही जाना है, इवॉल्व होना है, नीचे नहीं आना है हमें, ये उसके गाइड बता रहे हैं। आगे ये स्टोरी जॉन की खत्म हो रही है, यहीं पे फिनिश हो रही है। कंक्लूजन में बताते हैं ऑथर, एक सेकंड मैं इसको छोटा कर देते हैं सो आई कैन रीड द बुक। कंक्लूजन है, जॉन ने जो भी ये ब्रिलियंट प्लान बनाया था, उसने ये किया था ताकि वो, उसने चूज किया था कि रेसिस्ट पीपल जहां पे रहते हैं, इंटॉलरेंट पीपल जहां पे रहते हैं, उनसे, उनके साथ वो जिए, ताकि उसके जीवन को वो समझ ना पाए एज अ ह्यूमन। ओके, और वो ना समझे की वजह से वो उसको शेम को समझे, उसको शेमफुल जीवन जीना पड़े, और उसके पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत ही टैंगल्ड, टैंगल मतलब बहुत ही लाइक वो खराब हो जाए, आई वुड से खराब हो जाए। ओके, और जहां पे उसने जीवन व्यतीत किया, एक छोटा सा गांव है, ऐसा गांव है जहां पे कोई किसी को जानता नहीं है, ऐसे होता नहीं है। और इस वजह से इसके जो भी, किसी के भी कोई भी चीजें हो रही है उसके लाइफ में, वो एक दूसरे को पता ही चलती है, कोई बात छिपती नहीं है उस गांव से। तो सेम वे ये खुद के होमोसेक्सुअलिटी को कंसील नहीं कर पाया। ओके, उसको ट्रू जो था ना नेचर उसका, उसको बाहर निकाला पड़ा। इवन दो ही वॉजेंट एक्सेप्टिंग, नॉट इवन हिज पेरेंट, और मे बी कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस गांव में, लेकिन उसको वो छुपा नहीं सका, इतना छोटा वो गांव था। उसने पावरफुल जजमेंट, हेटरेट, इंटॉलरेंस और शेमफुलनेस लाइक सहन किया। ओके, ये सारे चैलेंजेस, ये सारे चैलेंजेस के बाद उसे हुआ एड्स, सबसे बड़ा बीमारी, जिससे वो चेंज हो गया, जिससे उसने सेल्फ लव सीखा। ओके, उसने प्लान किया, उसके फादर इंटॉलरेंट होंगे, उसकी मदर जजमेंटल होगी, उसका पार्टनर शेमिंग होगा। ओके, इन सारी चीजों में उसने लव तो एक्सपीरियंस किया शुरुआत में, लेकिन एंड में उसने शेम एक्सपीरियंस किया। ओके, जब जॉन रियूनाइट होगा इन सारे सोल्स के साथ, जो यहाँ पे मदर फादर पार्टनर बन के आए हैं, फ्रेंड्स बन के आए हैं, टीचर बन के आए हैं, जब वो नॉन फिजिकल मेटल लाइक नॉन फिजिकल प्लेन में जाएंगे, मेटाफिजिकल प्लेन में जाएंगे, जब वो रियूनाइट हो जाएंगे, they'll be so happy, they will be like in that healing phase, they will be in that unconditional phase कि ओके, जो हमने पात्र यहाँ पे किए वो बहुत सुंदरता से किए, जो करना था वो बहुत अच्छे से किया, हमारा ये रोल प्ले अच्छे से हो गया, ये ड्रामा सक्सेसफुल था, ऐसा वो कहेंगे एक दूसरे को, ऐसे बोल रहे हैं। द शेम इन द वर्ल्ड अराउंड जॉन रिफ्लेक्टेड हिम, जो जॉन ने फील किया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जॉन, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वर्ल्ड में इतने सारे सोल्स हैं जो आज ये फील करते हैं। ओके, लेकिन जॉन ने खुद को एक्सेप्ट करके, वो रोल मॉडल बना उन सारे लोगों के लिए कि एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। ओके, अंत में उसने खुद को जो उसका पर्पस था उसको फुलफिल करते हुए बाकी लोगों को भी मदद की। ओके, फॉर द पर्सनालिटी और any personality, for the personality, rediscovery of oneness as love and forgiveness is the result of physical and emotional healing. ऑथर बताते हैं, जब आप खुद को रिडिस्कवर करते हो, खुद को प्यार समझते हो, यू आर द लव, यू आर, यू हैव दैट पावर ऑफ फॉरगिविंग समवन, आप फॉरगिवनेस हो, आप प्यार हो, एक्सेप्ट करो खुद को। जब वो रिडिस्कवरी हो जाती है खुद में, तब आपके सोल में, आपके माइंड में, बॉडी में हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, द रियल हीलिंग, ऐसा वो बता रहे हैं। आगे बताते हैं, ये जो बिलीफ है सेपरेशन का, जो हमने देखा सोल लेवल पे,
वो सारे एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे हम वो एनर्जी के टुकड़े होके ऐसे एक बॉडी फॉर्म लेके आते हैं। इट्स जस्ट एन इल्यूजन, कुछ नहीं है, ये इल्यूजन है, धोखा है, माया है। ओके, ये माया ही आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस देगा, लेसन सिखाएगा, और इसी से आपको ग्रोथ करनी है खुद में। ये बताया है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये माया जरूरी है। अंत में वो बताते हैं, alcoholic, drug addict, any person with big diseases including AIDS is like an opportunity, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। यू हैव टू सी बियॉन्ड द बॉडी। वो शरीर को मत देखो उस पर्सन के, उसको जज मत करो, उस पर्सनालिटी से आगे जाके आपको उसको कंपैशन, प्रेम, करुणा देना है, और आपको भी चेंज होना है। ये हमारे लिए मैसेज है इस इस स्टोरी से, जॉन की स्टोरी से। not just about AIDS and all those diseases. It's about the drug addict person, alcoholic person, even जो भिखारी होते हैं रोड पे पड़े हुए, ये जो हम जज करते हैं ना उनको, वो जजमेंटल माइंड को साइड में रख दीजिए, उनके बॉडी फॉर्म को मत देखिए, पर्सनालिटी को मत देखिए। उनमें भी सोल है जो आप में है, उसको समझिए। वो सोल परमात्मा से बनी हुई है, उसको समझिए, और उनको करुणा, प्रेम, फॉरगिवनेस दीजिए, एक्सेप्टेंस कीजिए। ये अंत में है। और एक लास्ट लाइन उन्होंने बताई है, ऑलवेज रिमेम्बर, स्पिरिट इज लव, द यूनिवर्स इज लव, वी आर लव। सो दिस इज अबाउट जॉन स्टोरी। तो थोड़ा सा मैं आगे, नेक्स्ट स्टोरी है उसके बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं 10 मिनट्स के लिए हम लोग थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद मैं एंड करूंगी। ठीक है, कोई भी आप बोल सकते हैं अभी। जॉन की स्टोरी में आपने क्या सीखा, ये बताइए आप, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टोरी होगी वो डिफरेंट है। हम उन दो स्टोरीज में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं। तो प्लीज आप बताइए इससे क्या सीखा है। बोलिए मास्टर्स, कोई भी शांत मत रहिए। जी, आत्मवंदन मैम, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। वेल, इससे हम यही सीखे कि मुझे मुझे अब एहसास हो रहा है कि लाइक अ फूल आई बीन जजिंग पीपल फॉर सो लॉन्ग, कि किसी को भी देख के अच्छा उसकी अवस्था ऐसे इसलिए है उसलिए है, हम लोग अपने दिमाग में बहुत सारा कैलकुलेशन करते हैं। बट जो आपने बताया, इससे इससे यही समझ में आया कि हम लोग कितना स्टूपिड है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं इन बातों पे, किसी को इस तरह से जज करके। बट यस, दिस हैज बीन अ वेरी गुड रेवलेशन फॉर मी कि जो आपने वो कहानी पूरा बताया है, ये इंस्टेंट थ्रू चैनलिंग, एंड सो थैंक यू सो मच। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एक आई ओपनिंग सेशन है। आज तक इस एंगल से कभी लाइफ को देखा नहीं या समझा नहीं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, ये सच में आई ओपनिंग मेरे लिए भी था। एवरी टाइम वी रीड इट, इट टेल्स यू समथिंग डिफरेंट। मेरे लिए ऐसा था। Yes. जी, नमस्ते मास्टर्स। नमस्ते। मुझे ये समझ में आया कि किसी को जज मत करो। अल्कोहलिक, किसी की कुछ कमजोरी है तो उसको प्रेम दो, प्रेम से बात करो। यस। ये बात समझ में आई। यस। थैंक यू। थैंक यू। यस, प्रेम देना मतलब वो अनकंडीशनल देना है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लो, ओके यस, जैसा है, उसका भी कोई प्लान है, मुझे भी सीखना है प्रेम, उसको भी सीखना है। वो शेम, ड्रिंक करने के बाद लोग जो नहीं होते हैं, उनको जो बातें सुननी पड़ती है, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ, राइट? दे आर नॉट हैप्पी, बट दे आर नॉट एबल टू चेंज इट। इट्स नॉट इन देयर कंट्रोल। यस, उसका रीजन है, क्योंकि उनको वो सीखना है शेम के थ्रू, और हमें सीखना है उसको एक्सेप्ट करने के थ्रू। यस। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और हम इससे ये भी सीख सकते हैं कि कुछ बातें हैं जो हम प्लान करके आते हैं, और कुछ बातें जो अनप्लान्ड भी हम इस लाइफ में करते हैं। तो ये भी एक नई बात है। थैंक यू सो मच।
यस, वो तो पोर्शन बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए, जब किसी एक स्टेसी के फ्रेंड ने शरीर में रह के भी खुद का प्लान चेंज किया। जब हम शरीर को या फिर इस जीवन को पूरी तरह से नहीं अपना पाते हैं, उस प्लान को समझ नहीं पाते हैं, पर्पस को समझ नहीं पाते हैं, और हम बार बार बोलते कि इससे अच्छा है कि मृत्यु अच्छी है, मैं क्यों जी रहा हूँ, तो सच में आपको मृत्यु आएगी। आपके विचार मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आपका सोल सुन रहा है सब कुछ, आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, वो होने वाला है। तब आपको सच में पता चलेगा कि जीवन अच्छा था। बट एनीवेज, ये सोल लेवल पे जो हमें सीखना है उसी तरह से सीखना होता है, तो वी कैन नॉट चेंज इट। यस। तो मास्टर्स में अभी अगर क्वेश्चन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पोर्शन के बारे में, चैप्टर के नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बताना चाहूंगी। ये स्टोरी है डार्सी नहीं, डोरिस की। डोरिस, उसका नाम है डोरिस। ये उनकी उसके थर्टीज में है, नॉट थर्टीज एक्चुअली, ही शी इज इन हर फिफ्टीज में भी जब उसने ये स्टोरी बताई ऑथर को। लेकिन ये बता रही है जब वो 16 ईयर्स की थी, तब से उसको यादें है कुछ चीजों की। ये पर्सन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से गुजरी है, 2 बार उसे कैंसर हो गया। ओके, पहले एक ब्रेस्ट में हुआ, फिर दोनों ब्रेस्ट में हो गए, और उसको सर्जरी करनी पड़ी दोनों टाइम, और शी वॉज आउट ऑफ इट। तो वो डोरिस बता रही है, जब ये जो हुआ उसे कैंसर, उसके थॉट्स एंड फीलिंग्स की वजह से हुआ। और ये प्लान किया था उसने कि उसको ऐसे थॉट्स आए और फीलिंग्स मिले ताकि उसे कैंसर हो पाए। वो बता रही है कि मेरे जो डिजायर्स थे वो किसी ने कभी समझे ही नहीं। मेरी मॉम तो ऐसी है कि वो शुरुआत में पास आएगी, लाड करेगी, और इतना जोर से आपका नेक प्रेस करेगी कि वो टूट ही जाए। वो इस तरह से, वो एक विचित्र पर्सन थी कि उसने मुझे बहुत परेशान किया। मॉम उसकी जो थी उसकी लाइफ में, वो एक सबसे बड़ी कल्प्रिट थी, ऐसे बोल सकते हैं। किसी भी बच्चे के जीवन में उसकी मॉम, उस जिस पर वो पूरा भरोसा करता है, ट्रस्ट करता है, सारी बातें उस मॉम के अराउंड ही होती है यूजुअली, है ना। मॉम जो बोल रही है बच्चा उसको समझ लेता है, ये सही है। बिलीव, ब्लाइंड ट्रस्ट होता है मॉम पे, स्पेशली मॉम पे। पेरेंट्स पे होता है, दोनों पेरेंट्स पे होता है, लेकिन मॉम इज समवन जिससे वो बोलते हैं नाड़, नाल होती है ना, जो अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है, उसमें वो फीलिंग्स में ट्रस्ट होता है बच्चे और मॉम में। तो ये भी, डोरिस भी ऐसी थी, मॉम जो बोलती थी उस पर विश्वास करती थी। मॉम अल्कोहलिक थी, वो अब्यूजिव थी, मतलब बातें भी, और उसको मारती भी थी, बातों से भी उसको परेशान करती थी। जब वो 16 ईयर्स ओल्ड थी, वो एक्सपीरियंस बता रही है, तब उसके फ्रेंड्स, डोरिस के फ्रेंड्स जो मिडिल स्कूलर्स है, मिडिल स्कूल में है, वो एक्सपेरिमेंट में से लाइक मजाक मजाक में, फन में एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि कॉन्डोम होता क्या है। वो सिर्फ एक पैकेट लेके आ गए, उसने ओपन कर दिया और फेंक दिया। कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। तो गलती से वो कॉन्डोम का बॉक्स डोरिस के घर पे ही रहेगा, उसके रूम पे रह गया। और उस मॉम ने देख लिया, जब वो ड्रंक थी, मॉम ड्रंक थी, ऑलरेडी वो शराब में थी, उसके क्या बोलते हैं, प्रभाव में थी। और इसकी वजह से जो देखा उसने, वो बहुत गुस्से में आ गई। उसने बोला कि ये क्या है, ये लड़की का तो कैरेक्टर ही खराब है। तो उसने बोला कि तुम कैरेक्टरलेस लड़की हो। और वो 16 ईयर्स ओल्ड डोरिस ने बोला, मॉम बोल रही है दैट मीन्स मैं कैरेक्टरलेस हूँ। उसने बिलीव कर लिया। इतना ज्यादा उसको इम्पैक्ट हो गया कि आगे जाके उसने समझा कि सेक्सुअलिटी इज द टूल टू अचीव समथिंग, अचीव पावर एंड सक्सेस। उसको इसमें वो सिर्फ एक टूल समझती थी, प्लेजर की थिंग नहीं थी, वो टूल था ताकि वो सक्सेस पा सके और पावर पा सके। इस चीज का उसने गलत इस्तेमाल किया, राइट। क्योंकि जो हम बोलते हैं ना, संबंध होते हैं, वो एक माइंड, बॉडी एंड सोल के साथ अगर हो, पार्टनर के साथ आपके, तो आप वो परमानंद, जो अनकंडीशनल लव है ना, उसको पाते हो। ओके। अगर वो आप इसे किसी कंडीशन के साथ करते हो, तो वो प्लेजर भी नहीं है, वो एक्चुअली कर्मा बन जाता है इन दैट केस। ओके। तो डोरिस के साथ ऐसे हो रहा था कि उसने इसको सिर्फ एक टूल समझा, जिसके कारण आगे जाके उसके जीवन में उसी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे।
ओके। तो डोरिस का जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी फीलिंग्स की वजह से हो रहा था। उसने उसके मॉम को ब्लेम किया कि मॉम वाज द थिंग पर्सन हु ब्लेम्ड मी फॉर एवरीथिंग आई विच आई डिडंट डू। उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसके मॉम ने उसे बोला कि वो तुम कैरेक्टरलेस हो। तो उसने बोला चलो कैरेक्टरलेस ही हो जाते हैं अगर मॉम बोल रही है तो, है ना। फिर उसके बाद ऐसे हो गया कि डोरिस दिखने के लिए एक नॉर्मल पर्सन थी, अच्छी थी, थिन थी, बहुत फैट नहीं थी। उसकी मॉम हमेशा उसे बोलती थी कि तुम बहुत ही अगली दिखती हो, अनअट्रैक्टिव हो और बहुत ही मोटी हो, काइंड ऑफ। और उसने बिलीव कर लिया। ओके। ओवरवेट नहीं थी वो, लेकिन उसने बिलीव किया कि मैं ओवरवेट हूँ। और इसके बाद और एक बता रही है, वो बताती है कि मैं हमेशा मेरी फैमिली में एलियनेटेड फील करती थी। मतलब मैं शायद इस फैमिली से हूं ही नहीं, मैं कुछ अलग हूँ। और इस फैमिली में किसी ने मुझको शायद अडॉप्ट कर लिया है या फिर कैसे आ गई पता नहीं है। क्योंकि एक तो फैमिली जूइश थी, जो बहुत जूइश जो होते हैं ना, बहुत लाइक क्या बोलते हैं हम लोग, कैसे हिंदू बहुत फॉलो करते हैं रिचुअल्स, जूइश है जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इसके लिए। उस स्ट्रिक्ट फैमिली में उसकी मॉम एक कुछ डिफरेंट पर्सन थी और डोरिस एक डिफरेंट पर्सन थी। वो बोल रही दूर दूर तक उस रिलीजन के साथ हम कभी अलाइन ही नहीं थे। और उसके ऊपर मेरी मॉम ऐसी है, तो मैं फैमिली से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हूँ, ऐसा उसने बताया। जब उसकी वो मिड 30s में थी, उसे उसका फर्स्ट मैमोग्राम हुआ, उसमें डायग्नोस हुआ उसको ब्रेस्ट कैंसर। तब वो शादीशुदा नहीं थी। तब उसकी एक रूममेट थी, उसको उसने बताया कि आई हैव कैंसर, ऐसे उसने बताया। तो उस रूममेट के हाथ से जैसे वो ग्लास ग्लास का पानी का ग्लास था, वो टूट गया। जैसे वो इतना शॉक हो गई, दे हग्ड ईच अदर एंड दैट टाइम शी फेल्ट लव। ओके। फिर उसके बाद उसको रेडिएशन, कीमो हुआ, ऑपरेशन हुआ, जो कुछ भी होना है। बट शी न्यू ऑलरेडी, डोरिस को पहले से पता था, जब उसका डायग्नोस हुआ ना ये कैंसर, तभी उसको पता था कि मैं इससे मरने वाली नहीं हूँ। She knew कि there is a reason it came in my life, this disease, but I'm not gonna die with this disease. उसको पता था। और उसे सिर्फ इसको इससे बाहर जाना था। उसे लगा कि ये हो रहा है क्योंकि मुझे जो इमोशंस मेरे अंदर है उसको मैंने दबा के रखे हैं, और उसको बाहर निकालने का मुझे जरिया नहीं मिल रहा था, इसीलिए ये हुआ है। जब ये हुआ, डोरिस ना खुद को बताती है कि मैं ना नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैं ना नॉर्मल लड़कियों की तरह मेकअप करना पसंद नहीं करती हूँ, उनकी तरह मीन नहीं हो सकती हूँ, किसी के बारे में पीछे से गॉसिप करे। आई एम नॉट लाइक दैट। मुझे लड़कियों के जीवन, मतलब ये शरीर में हूँ, लेकिन लड़की की तरह मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। लेकिन जब मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तब वो बताती है, जब मैं जाती थी ट्रीटमेंट के लिए और मैं किसी को देख रही हूँ और वो नेक्स्ट मेरे जो बैठी है वो बहुत सहमी सहमी सी है, तो मैं उसके पास जाके बात करती थी कि हाय, हाउ आर यू, व्हाट्स अप विथ यू, है ना, क्या हुआ है तुम्हें। वो बताती थी कि आई हैव कैंसर। डोरिस को तो लगता था कि आई नो यू आर इन दैट डिपार्टमेंट ऑफ कैंसर, यू हैव कैंसर, दैट्स व्हाई यू आर हियर। ओके। वो मन में। तो वो बोलती है कि इट्स ओके, मुझे भी हो गया, मेरा तो ऑपरेशन हो गया, कीमोथेरेपी हो गई, रेडिएशन हो गया। तब वो नेक्स्ट पर्सन ओपन अप होती थी इसकी तरफ, और वो बोल रही है वो फेमिनिन एनर्जी, वो पार्ट ऑफ फेमिनिन इनसाइड मी, आई वॉज एबल टू एक्सपीरियंस। कि जरूरी नहीं है शरीर को ही एक्सपीरियंस करना। जब आप एक औरत होते हो, आपकी फीलिंग्स इज योर फेमिनाइन एनर्जी। वो पार्ट उसने उस समय एक्सपीरियंस किया, जब उसको कैंसर हो गया। और वो किसी और लेडी को लाइक उसको समझा रही है कि इट्स ओके, यू विल बी आउट ऑफ इट, जस्ट बी देयर, हैंग इन देयर, टेक अ डे एट अ टाइम। तो सो ओवरऑल दिस इज डोरिस स्टोरी। उसे लगा कि इस फेज के बाद शी विल बी फाइन, शी विल बी फाइन। 12 years के बाद उसे फिर से हो गया कैंसर। अब ये मैरिड है। ओके। अब इस बार दोनों ब्रेस्ट में हुआ है, ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन की वजह से लाइक यूजुअली जो होता है, मेडिकली कहा जाता है कि अब उसको लाइक नॉर्मल ह्यूमन की तरह, नॉर्मल फीमेल की तरह ब्रेस्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि दे हैव टू रिमूव इट, क्योंकि आगे चांसेस हो सकते हैं स्प्रेड होने के बॉडी में, राइट। तो दे हैव टू रिमूव दैट ऑर्गन टोटली। ओके। उसके हस्बैंड मजाक कर रहे हैं उसको कि अब तो तुम एक लड़की बन गई हो फिर से, राइट, एक डिफरेंट लड़की बन गई हो।
जब ये ऑपरेशन के बाहर आती है तब ये हस्बैंड हंस के बोल रहा है, एंड शी फेल्ट गुड कि ओके ही इज रेडी टू एक्सेप्ट मी द वे आई एम। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर के बाहर इतने सारे लोग थे उसको प्रे कर रहे थे उसके लिए। वो वही लोग थे जिनसे वो मिलती थी हॉस्पिटल में, उनके साथ बात करती थी, उनको लाइक हेल्प करती थी, उनका मोरल लाइक जो डाउन होता था उनको अपलिफ्ट करती थी। वो लोग अब डोरिस के लिए प्रे कर रहे हैं क्योंकि डोरिस का जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो जाए, वो अच्छी हो जाए। सो दैट फेल लाइक दैट टच्ड डोरिस हार्ट। लाइक वो बोली कि अरे इतने सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं, लाइक दे आर प्रेइंग फॉर मी। तो दैट फीलिंग आफ्टर 12 years चेंज्ड इनसाइड हर। तो फर्स्ट जो कैंसर हुआ उसके बाद उसमें चेंज आया कि फेमिनिन एनर्जी मतलब सेक्सुअलिटी नहीं होती है, वो टूल नहीं है, इट्स समथिंग एल्स। द बॉडी शी हैज गॉट इज नॉट जस्ट फॉर पावर एंड सक्सेस, इट इज फॉर समथिंग एल्स। इट इज टू फील व्हाट शी इज। ओके। सेकेंड जो पोर्शन था, जो जो उसमें बचा था, जिसको हीलिंग की जरूरत थी, लव, जो मिला नहीं है उसको, है ना, जो सपोर्ट उसकी फैमिली से चाहिए था जो मिला नहीं है। सेकेंड टाइम जब उसे हुआ कैंसर, तब उसे पता चला कि सिर्फ जो फैमिली में हमारे साथ आते हैं वही प्यार नहीं देते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी देते हैं, हमारे आसपास के लोग भी दे सकते हैं हमें प्यार, जिससे हमारी हीलिंग हो सकती है। सो तो ये है बेसिक प्लॉट ऑफ द स्टोरी। ओके। आगे जो होगा ना चैनलिंग में एग्जैक्टली क्या रीजंस है इस स्टोरी के, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। जस्ट ये प्लॉट है डोरिस की स्टोरी का। आजकल नॉट जस्ट इन इंडिया, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ रहे हैं, राइट। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं में ही होते हैं, आदमियों में भी होते हैं। और इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट बेसिक रीजन है कि जब आपके बॉडी को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, शेमफुल खुद की बॉडी के बारे में समझते हो आप, तो ज्यादा होता है ना। और फीलिंग्स से ही कोई भी डिसीज होता है, दिस इज वन ऑफ दोज डिसीज जो फीलिंग्स की वजह से बढ़ जाता है। थैंक यू मास्टर्स। तो मैं स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करती हूँ आज का। मैंने प्लॉट बता दिया है। सो कम अगेन नेक्स्ट इन नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीक। सो विल लर्न अबाउट एग्जैक्टली व्हाई शी हैज चोजन दिस टाइप ऑफ डिसीज, जो अगेन बड़ा है। फिजिकल डिसीज बड़ा ही है ना, कैंसर कोई भी तो बड़ा सा कारण होगा उसका, इसीलिए वो चूज किया है। ठीक है।